संजय कुंडू, राष्ट्र सेवा में एक जीवन। आप हैं संजय कुंडू, 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, हिमाचल प्रदेश कैडर से, जिन्होंने अपने जीवन के 35 वर्ष देश की सेवा और सुरक्षा को समर्पित किए। आप हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक और लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर संजय कुंडू ने तकनीकी ज्ञान और नेतृत्व क्षमता को मिलाकर जमीनी चुनौतियों का समाधान किया। आप फुलब्राइट फेलो और हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के छात्र रह चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और लोक नीति में आपकी विशेषज्ञता वैश्विक स्तर पर प्रशंसित है। भिवानी, बिलासपुर, मंडी, चंबा और कांगड़ा में एसएसपी के रूप में शुरुआत कर बीकानेर, उत्तर त्रिपुरा और श्रीनगर में डीआईजी रहे। फिर आईजीपी, एडीजीपी और अंततः हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक बने। आपके नेतृत्व में हिमाचल पुलिस को मिला प्रेसिडेंट्स कलर्स, भारत में किसी भी पुलिस बल को मिलने वाला सर्वोच्च सम्मान। आपको माननीय राष्ट्रपति द्वारा पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस 2013, मेरिटोरियस सर्विस मेडल 2007 और कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में पुलिस आयुक्त के रूप में सेवा दी, शांति स्थापित की और मानवाधिकारों की रक्षा की। भारत की जल संरचनाओं के लिए ऐतिहासिक डैम सेफ्टी एक्ट को संसद से सर्वसम्मति से पास करवाना आपकी विधायी उपलब्धि रही है। एक विद्वान, रणनीतिकार, शांतिदूत और सुधारक, संजय कुंडू की यात्रा समर्पण, संवेदना और साहस की प्रतीक है। आपकी विरासत आज भी जीवित है, आने वाली पीढ़ियों के पुलिस अधिकारियों को नेतृत्व, सेवा और ईमानदारी की प्रेरणा देती है। नमस्कार। आज के पॉडकास्ट में मेरे जो गेस्ट हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। वो इस नाते कि वो एक समय इसी कुरुक्षेत्र की धरती से उनका बचपन बीता और वो आज हमारे साथ। मैं सबसे पहले श्री संजय कुंडू जी का, जो कि आईपीएस रहे और फॉर्मर डीजीपी हिमाचल प्रदेश पुलिस को, और जिन्होंने एक बड़ी स्मार्ट कॉप जिन्हें कहा जा सकता है कि वो हैं, आज हमारे साथ हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस पॉडकास्ट में। नमस्कार सौरभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो आपके मिलने से बहुत खुशी होती है, आपके साथ घूमने से और पूरा कुरुक्षेत्र देखने से, पूरे पुराने मित्र से मिलने से बहुत बहुत खुशी होती है, और आपके पॉडकास्ट में मैं आज आकर बहुत ही खुश हूँ। अरे धन्यवाद आपका। मैं बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को इस विषय पे कि संजय कुंडू जी, जिनका एक बहुत लंबा कैरियर है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, बेसिकली वो 4 साल के करीब मेरे ख्याल से डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे हिमाचल प्रदेश पुलिस के। उससे पहले वो जयराम ठाकुर जी के साथ शायद प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे 2 साल उसी में। क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आजकल एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है सिविल सर्विसेज में, जहां आईपीएस ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को भी देख रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वाले मुझे नहीं लगता है कि वो आईपीएस की सर्विसेज को देख पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया बात 1989 बैच के हैं। और अभी अभी मैं कहीं पढ़ रहा था शायद कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शायद आप ही के बैच के मिस्टर जैन को रॉ के वो चीफ बनाए गए हैं। और प्लस क्योंकि आपका भी एक टेन्योर वहां पे भी रहा है, और एज ए बीएसएफ में भी शायद आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि संजय जी, आप इस एक्सपेरिमेंट को, क्योंकि हम ये रिसेंटली कुछ समय से देख पा रहे हैं कि ये गवर्नमेंट का क्या अप्रोच रहा कि आप
आईपीएस सर्विसेज में, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि सिविल सर्विसेज का एक शायद पहले तो एक बैच जो है वो सभी की ट्रेनिंग मसूरी में सबकी एक साथ होती है, और फिर अलग अलग तरीके से आईपीएस हैदराबाद चले जाते हैं, और आईआरएस शायद नागपुर चले जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोग मसूरी में ही रह जाते हैं। सो ये जो कॉम्बिनेशन हुआ और सारी चीज चलती रही, इस विषय पे आपका संजय जी क्या कहना है? सौरभ जी, मैं तो सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब मोदी जी की सरकार सेंटर में आई तो उनका ये मानना था कि देश चलाने का अवसर सबको मिलना चाहिए और सारी सर्विसेज से कॉम्पिटेंट लोग आने चाहिए। उन्होंने तो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे लेटरल एंट्री भी की है और ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा हुआ। और मेरे को भी शुरू शुरू में भारत सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी वाटर रिसोर्सेज में काम करने का मौका मिला। मेरा कोई अनुभव वाटर सेक्टर में पहले था नहीं, लेकिन मैं सीखता गया और जैसे जैसे मैं काम करता गया, भारत सरकार ने बहुत अहम पद मेरे को दी और बहुत अहम जिम्मेवारियां दी। और मुझे बड़ी खुशी है कि वो टेन्योर भी हमारा बहुत अच्छा रहा और देश के लिए और हम समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर पाए। और जो एक टेन्योर जयराम ठाकुर साहब के साथ था मेरा, वो भी बहुत अच्छा रहा और राज्य बड़े सुचारू रूप से चला। और उससे पहले मैं यूनाइटेड नेशंस में भी पुलिस कमिश्नर था, जहां 50 से ज़्यादा देशों के पुलिस अधिकारी मेरे अंडर काम करते थे। तो ये अनुभव चाहे वो फील्ड का हो, चाहे अपने से हट के दूसरे अधिकारी कर्मचारियों के साथ काम करने का हो, ये बड़ा अच्छा अनुभव रहा। इससे मैंने भी सीखा और शायद उन्होंने भी कुछ मेरे से सीखा होगा। अंत में जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और जिस संस्था के लिए काम किया उसके लिए अच्छा काम किया। और सरकार ने और संयुक्त राष्ट्र ने ये मौका दिया, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं भी इसलिए भी कंट्रीब्यूट कर पाए क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट हार्ट में था, इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पीपल हार्ट में था। और कुल मिला के बड़ा अच्छा ये अनुभव मेरा रहा। नहीं, मैं बिल्कुल इस बात को कह सकता हूँ, क्योंकि उसका एक और बहुत रीजन ये भी रहा हो कि आपका एक एजुकेशन के अंदर आपका एक बहुत बड़ा एक्सपोजर ये है कि आप हार्वर्ड के एलुमनाई भी हैं और एक फुल ब्राइट फेलो भी रहे हैं। तो उस कारण से भी बहुत सारे एक्सरसाइजेस और बहुत सारे असाइनमेंट्स आपने इस क्षेत्र में या पब्लिक हेल्थ में आपको देखने को मिले होंगे, या आपकी असाइनमेंट्स रही भी होंगी। अब मैं उसी बात पे आ जाता हूँ, क्योंकि आपने कहा कि वाटर रिसोर्स, और हमारे यहाँ पानी का बड़ा महत्व है, क्योंकि हम लोग एक लैंडलॉक स्टेट है, पर वाटर प्लेज अ बिग रोल बीइंग एन एग्रीकल्चर सेक्टर स्टेट। सो मेरा क्वेश्चन ये है संजय जी आपसे, क्योंकि हम लोग अभी हाल फिलहाल हमारा जब पाकिस्तान के साथ हम लोग टेंशन में गए, तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने यही कहा कि जो चीज़ हमारे साथ नहीं हो पा रही है वो हमसे एक तरह से देखा जाए वो हमारे साथ जस्टिस भी नहीं कर रहे हैं, जहाँ तक वाटर शेयरिंग की बात है। तो हमने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है इंडस वाटर ट्रीटी का, उसको अबायंस में लेके हमने अभी रखा है। अभी हमने उसका उनका पानी जो है हमें पूरी तरीके से हमने उनको हम नहीं दे रहे हैं, एक बात। और दूसरी बात संजय जी, हमारे यहाँ तो एक स्टेट की बड़ी लड़ाई है, बड़े भाई और छोटे भाई की, पंजाब और हरियाणा। वो पानी को लेके बहुत लड़ते हैं। तो कारण आप क्योंकि मिनिस्ट्री में रहे हैं और जॉइंट सेक्रेटरी के पद पे रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं, तो इसकी कोई सॉल्यूशन की तरफ कोई बातचीत बढ़ी हो तो आप थोड़ा हमसे ब्रीफ करें। अम, सौरभ जी, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। और आप जानते हैं कि हरियाणा में जल ज्वलंत मुद्दा है और गर्मियों में तो इसकी ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि पीने के लिए भी चाहिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए भी चाहिए, खेती के लिए भी चाहिए। और ऐसा हुआ था कि जब मैं मंत्रालय में था, मैं पॉलिसी भी, नीति भी देखता था और रिवर डेवलपमेंट, नदियों के विकास को भी मैं देखता था। तो कावेरी का जो जल विवाद था 150 साल पुराना, उसको समाधान करने में थोड़ा योगदान करने का मौका मिला। ऐसे ही नर्मदा जो नदी थी, नर्मदा पे सरदार सरोवर पे बांध था, जो आपको याद है मेधा पाटकर मैडम कई जी सालों से उस पे एजिटेशन कर रही थी। जी जी। वो समाधान करने का भी कुछ योगदान करने का मौका मिला। तो जब हमने कावेरी का जो मसला हल किया था, तो नितिन गडकरी साहब हमारे मंत्री जी थे, उन्होंने मेरे को बुलाया, कहता कुंडू जी, ये पंजाब हरियाणा बहुत लड़ती हैं पानी के लिए, लड़ती भी हैं, इनके मुख्यमंत्री भी मेरे पास आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी इतने केस हो गए, कोई समाधान दिखता नहीं।
तो आप इसको क्यों नहीं देखते? मैंने बोला सर कि ये डिवीजन जो है वो मेरे अंडर नहीं है। कहते नहीं, मेरे को आप पे भरोसा, आप जरा देख के बताइए। तो 2-3 बार मैं मिला उनसे, तो मैंने ये बोला सर ये जो इंडस वाटर ट्रीटी जो इसको गवर्न करती है, बंटवारे को पंजाब हरियाणा और राजस्थान दिल्ली को, ये प्रेजुडिशियल है, हमारे हित में नहीं है। और किस वजह से साइन की, क्योंकि इसका तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये सितंबर 1960 की ट्रीटी है। लेकिन इसको रिविजिट या रिव्यू करने की बहुत ज़रूरत है। जब मैंने तब ये बोला तो सारे ब्यूरोक्रेट मेरे को अपोज किया। कहते कैसे हो सकती, ये तो ट्रीटी इन परपेचुटी है, समय समय के लिए ट्रीटी है ये, और वर्ल्ड बैंक नाराज हो जाएगा। मैंने खैर तब इस पे नोट दिया, और 2019 के आसपास भी गडकरी साहब ने इस पे एक स्टेटमेंट दिया था। फिर भारत सरकार समझ गई कि ये ट्रीटी हमारे हित में नहीं है, हाँ ये संधि हमारे हित में नहीं है, और हम अपने हिस्से का काफ़ी पानी पाकिस्तान को दे रहे हैं। थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, मैं 2 मिनट लूंगा समझाने में। तो जो इंडस रिवर सिस्टम है, इसमें 6 नदियां हैं। अगर हम दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएं, सबसे पहले सतलुज है, फिर ब्यास है, रावी है। इनको तीनों को ईस्टर्न रिवर्स बोलते हैं। ये बड़ी छोटी नदियां हैं। फिर इसके ऊपर चेनाब है, झेलम है और इंडस, इनको वेस्टर्न रिवर्स बोलते हैं तीन को। ये बड़ी नदियां हैं। तो इंडस वाटर ट्रीटी ने क्या किया, अ, जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, जो छोटी नदियां हैं, जी। उसका राइट हमको दिया, हम्म, उसका हक हमको दिया। ठीक है। हक में कंजम्पटिव यूज होता है। कंजम्पटिव मतलब मैं उसको कंज्यूम करूं, जो इरिगेशन इंडस्ट्री के लिए होता है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए होता है। और जो कंजम्पटिव यूज वेस्टर्न रिवर्स का है, वो पाकिस्तान को दिया। ऐसे तो ठीक लगता है, ठीक बंटवारा, लेकिन पाकिस्तान को 130 एमएएफ पानी मिला, 130 या 135 बोल लीजिए, और भारत को केवल 30 एमएएफ। एमएएफ क्या होता है? मिलियन एकड़ फीट। और ठीक। 1 मिलियन एकड़ फीट कितना होता है, मैं आपके माध्यम से श्रोताओं को बताना चाहता हूँ। दिल्ली का क्षेत्रफल करीब 1500 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर मैं दिल्ली को 2.83 गुना फ्लड कर दूं, बार फ्लड कर दूं, उतना 1 एमएएफ पानी होता है। 1 एमएएफ काफी ज्यादा पानी होता है। जहां तक तो बात बंटवारे की है, 30 एमएएफ पानी भारत को मिला, 90 एमएएफ इंडस का, 25 एमएएफ झेलम का, और 25 एमएएफ चेनाब का, वो पाकिस्तान को मिला। ना केवल ये किया, जो पाकिस्तान को जो वेस्टर्न रिवर्स जा रही थी, क्योंकि ईस्टर्न रिवर्स का तो राइट हमको मिल गया, और उनका जो ईस्ट पंजाब है, उसमें तो कैनाल सिस्टम कैसे होगा। जी। तो भारत ने 62 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग भी पाकिस्तान को दिया कि आप अपना नेटवर्क बनाइए। ठीक है। तब भारत खुद ही स्ट्रगल कर रहा था इकोनॉमिकली, हम तो तभी आज़ाद हुए थे। लेकिन ना केवल हमने अपना हिस्से का जल दिया, हमने उनको पानी भी दिया। जी। अच्छा, ये जो 30 एमएएफ है, इसमें इसको टेक्निकली बोलते हैं डेफिसिट वाटर बेसन। पंजाब हरियाणा दिल्ली राजस्थान ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं, और 30 एमएएफ से काम नहीं बन सकता है इसका, नहीं चल चाहे पाए। कुछ भी कर दें, जी जी। वो काम नहीं बन सकता। तो अब जो भारत सरकार कर रही है, ये सोच हो रही है कि वो जो 130 140 एमएएफ पाकिस्तान को जा रहा है, उसमें से 8 एमएएफ के करीब जेएनके इस्तेमाल कर ले, 1 एमएएफ हिमाचल प्रदेश कर ले, 8 से 10 या 12 एमएएफ पंजाब हरियाणा दिल्ली राजस्थान के लिए आ जाए। जी। अगर वो पानी आ गया, और जी। उसकी स्कीम बन रही है कि इसको बोलते हैं इंटर बेसिन ट्रांसफर ऑफ वाटर, अगर ये हो जाए, तो मेरे को लगता है अगले 20-25 साल में हरियाणा दिल्ली राजस्थान पंजाब की जो जल की समस्या है, ये खत्म हो जाएगी। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात आपने कही। एक इसी से जुड़ता हुआ सवाल, संजय जी, शायद आपने उस पर भी काम किया है, मैंने ऐसा मुझे पता है कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, हाँ जी। उसका भी एक प्रोजेक्ट मुझे लगता था जिस समय आप वाटर रिसोर्स मैनेज देख रहे थे, तो उस समय आपने इस पे भी कुछ काम किया। तो थोड़ा सा अगर उस बार, क्योंकि लोग बहुत क्यूरियोसिटी रखते हैं कि इस पे क्या काम हो रहा देखिए, जो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स थी, उसका अथॉरिटी का मैं डायरेक्टर जनरल रह चुका हूँ। और ये जो परियोजना है, माननीय अटल जी ने शुरू की थी। उनका तब मानना था कि भारत में अगर सड़कें इंटरलिंक हो जाए और नदियां इंटरलिंक हो जाए, तो हमारी काफ़ी समस्या जो भारत की हर साल होती है, वो खत्म हो जाएगी।
सौरभ जी, आपकी जानकारी के लिए जी भारत का 16% जो क्षेत्रफल है जी वो ड्राउट यानी सूखा ग्रस्त है, और 13% जो हमारा क्षेत्रफल है वो फ्लड यानी बाढ़ ग्रस्त है। जी तो कहीं तो बाढ़ है और कहीं सूखा है। जी तो ये तो तभी हो सकता है कि जहां बाढ़ है वहां से पानी सूखे की तरफ जाए, तो सूखा भी खत्म हो जाए और बाढ़ भी खत्म हो जाए। ये हर साल ही होता है जी और इससे बहुत नुकसान होता है। हम्म, तो वाजपेयी जी का मानना था हमारी कई नदियां ऐसी है जिसमें पानी बहुत ज्यादा है, कई क्षेत्र हैं जिसमें पानी बहुत कम है। तो क्या था, जो हमारी ईस्ट की पश्चिम की पश्चिम की तरफ जो है वेस्ट है, ये डेफिसिट बेसन है। ईस्ट यानी कि पूर्व, ये एक्सेस बेसन है। जी ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, बहुत बड़ी नदियां हैं, इसका कोई इस्तेमाल करते नहीं। हर साल आप देखते होगे ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आती है। खूब बाढ़ आती है। नॉर्थ है जैसे, क्योंकि हिमालय से पानी आता है, इसमें बहुत पानी है। आप दक्षिण या दक्कन की तरफ जाओगे, वहां पानी कम है। तो वाजपेयी जी की ये स्कीम थी कि ईस्ट से वेस्ट को लाएंगे, पूरब से पश्चिम को लाएंगे और उत्तर से दक्षिण पानी लाएंगे। ये इंटरलिंकिंग की स्कीम थी। इसमें 16-17 इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स बने थे। जी और मुझे बड़ी खुशी है, केन बेतवा एक ये ट्रिब्यूटरीज हैं दोनों, और ये बुंदेलखंड जो सूखा एरिया है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में, जी वो स्कीम चालू हो गई है। उसकी कंस्ट्रक्शन चालू होगी, 5-6 साल में बन जाएगी। जी एक ऐसी चंबल काली सिंध करके है, एक पार तापी नर्मदा है, एक और स्कीम जो बॉम्बे को ड्रिंकिंग वाटर अगले 100 साल के लिए देगी। लेकिन इस सरकार की मंशा है कि जो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की जो प्रोजेक्ट है इसको भी आगे ले जाए। जी इसमें पानी बड़ा ज्वलंत पॉलिटिकल मुद्दा है, लेकिन आज मेरे को लगता है कि सरकार की मंशा साफ है और लोगों का मैंडेट है, इस वजह से ये कदम ले पा रहे हैं। और अगले आने वाले 20-30 साल में हम कई और इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स देखेंगे। और अगर इंडस वाटर की बात कर रहे हैं, जी उसमें भी पानी का इस्तेमाल हम इंटरलिंकिंग से ही कर पाएंगे। ठीक बात। क्योंकि जितना पानी हमें मिलेगा, अगर वो इंटरलिंकिंग में आ जाए तो हम शायद अच्छी सिंचाई व्यवस्था एक तैयार कर सकते हैं। ऐसा शायद आप कहना चाह रहे हैं। एक बात हो गई, ये तो हमने बात करी कि आपका जो केंद्रीय आपका वो रहा, एक्सपोजर रहा। अब हम वापस चले आते हैं आपके बेसिक जो आपका जॉब रहा या आपकी सर्विसेज रही, दैट इज पुलिसिंग। हाँ जी। तो उस पुलिसिंग में मेरा मेरा कहना का अर्थ है, शायद आप कुछ समय इंटेलिजेंस आपने क्या में रहे हैं। और इंटेलिजेंस के साथ साथ जब आप स्टेट पुलिस के साथ काम करते हैं तो उनका आपस में किस तरह का समन्वय होता है। और प्लस मेरा इसी में ये अलग एक्सटेंडेड सवाल ये है कि सेंट्रल का और स्टेट का आपस में किस तरीके का एक कोऑर्डिनेशन बनता है जिससे फोर्सेस एक अपने हाई स्पिरिट पे काम कर पाती हैं। देखिए, ऐसा है सौरभ जी, जैसे 5 सेंसेस होते हैं ना, जो इंद्रियां होती हैं हमारी, साइट, स्मेल, ये सब, इंटेलिजेंस उसका काम करती है। और जो बाकी पुलिस फोर्स या फोर्स है वो बॉडी की तरह है। अगर ये 5 सेंसेस ना हो तो बॉडी का बहुत ज्यादा कोई उपयोग नहीं है, यूज नहीं हो सकता। तो इंटेलिजेंस तो बहुत जरूरी होता है, दे आर आईज एंड ईयर्स ऑफ पुलिस फोर्स। तो इंटेलिजेंस दो तरह से होती है। एक तो जो सेंटर की एजेंसीज हैं, आईबी, रॉ, बाकी है, ईडी है, डीआरआई है, एक तो उनसे आती है, इनपुट्स आती है। एक इंटेलिजेंस हमारे पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी से ओरिजिनेट होती है। तो दोनों ऊपर से भी आती है, नीचे से भी आती है, दोनों कोरेबोरेट होती है। जब कोरेबोरेट होती है उस पर आप एक्शन लेते हैं। जैसे आपका ये मानना है कि उग्रवादी क्या करेंगे, एक तो ऊपर से रिपोर्ट आई क्योंकि उन्होंने टेक्निकल इंटरसेप्ट्स देखे, क्योंकि लोग टेक्निकल गैजेट्स यूज करते हैं। दूसरा, उन्होंने फंड ट्रांसफर देखा और मूवमेंट देखा। हमारा पुलिस स्टेशन लेवल पे जब आप बीट पेट्रोलिंग या गश्त वगैरह करते हो, आपने देखा कि अनजान लोग आ गए। जब ये दोनों चीज कोरोबोरेट हो जाती है, मिल जाती है, तब आपको पुख्ता इंफॉर्मेशन हो जाती है कि कुछ होने वाला है, उस पर एक्ट करते हैं। सो इंटेलिजेंस से इंफॉर्मेशन और एक्शनेबल इंफॉर्मेशन, ये बनने में दोनों ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर वाला जो है, ये है। इंटेलिजेंस में ये भी हुआ, जैसे 9/11 जब अमेरिका में हुआ, जी उसके बाद से काफी कोऑर्डिनेशन हो गया। और मैक बनाया, मल्टी एजेंसी सेंटर। तो 9/11 जब हुआ तो ऐसा माना गया, अमेरिका में भी बहुत एजेंसीज हैं। जी लेफ्ट हैंड डिड नॉट नो व्हाट द राइट हैंड वाज डूइंग। ओके बाएं हाथ को ये नहीं पता था कि दाएं हाथ क्या कर रहा था। जी उनको ये पता था कुछ विदेशी लोग पायलट की ट्रेनिंग कर रहे हैं,
और क्यों कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आया। तो तब एक सिस्टम फ्यूजन उनका, अमेरिका का उनको फ्यूजन मैकेनिज्म बोलते हैं और हम मैक बोलते हैं, मल्टी एजेंसी सेंटर, जी जिसमें सारी एजेंसीज बैठ के क्या इंटेलिजेंस है हर रोज होता है और हफ्ते भर भी होता है। उसके बाद ये भी देखा गया कि इंटेलिजेंस की ज्यादा जरूरत बॉर्डर के पास होती है। जी तो बॉर्डर एरियाज में इसको हम लीड इंटेलिजेंस एजेंसी LIA बोलते हैं। जी LIA, तो उसमें जैसे BSF में था तो BSF वाज द लीड एजेंसी विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ BSF के जो DIG थे, IG थे, वो लीड करते थे, बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज इनपुट देती थी। जी और एक और इन्होंने मैकेनिज्म भारत सरकार ने बनाया कि DGP अपने स्टेट में जो इंटेलिजेंस मैकेनिज्म को हेड करेगा, जिसमें सारी स्टेट की भी और सेंटर की भी एजेंसीज आती हैं। उसमें हम क्या लेखा जोखा राज्य में क्या हुआ क्या होने वाला है, और इसके रेगुलर मिनटिंग होती थी। और मैंने देखा कि बड़ा अच्छा मैकेनिज्म इंस्टीट्यूशन था। हम एक दूसरे को जान भी लेते थे और कहाँ क्या हो रहा है इसके बारे में भी पता लग गया है। हमारी भी काफी इंटेलिजेंस जब कारगिल वॉर हुई थी, उसके जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन थी GOM, उसमें भी उन्होंने बोला था कि इंटेलिजेंस मैकेनिज्म को हमको सुदृढ़ करना चाहिए, जी स्ट्रेंथन करना चाहिए। जी उसके फलस्वरूप और फिर 26/11 जब हुआ, बॉम्बे का जो हुआ आतंकी हमला, उसके बाद और बन गई है। जी तो अब ये जो जो मैंने बताया आपको, मैक है, LIA है, फ्यूजन सेंटर्स अमेरिका में है, ये उसी का परिणाम है। आज के दिन मैं ये कह सकता हूँ कि सीमलेस इंटेलिजेंस नेटवर्क है। और भारत सरकार ने ये भी नोटिफाई किया है कि DGP ED को, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, केसेस ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम वो भी रेफर कर सकते हैं। और जो ड्रग ट्रैफिकिंग, बेसिकली मादक पदार्थ की तस्करी वाले केस भी वित्त मंत्रालय को रेफर कर सकते हैं। हमने देखा ये बहुत प्रभावशाली है। अच्छा तो जो जो ऐसे कामों में लगते हैं, जो बेसिकली बड़े स्मगलर होते हैं, बड़े ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स होते हैं, वो ऐसे कामों में क्यों जाते हैं? ताकि वो बेतहाशा पैसा बनाए, प्रॉपर्टी बनाए। लेकिन जब आप उनकी प्रॉपर्टी अटैच करते हो, उसके बाद उनके हाथ पैर फूल जाते हैं, उनके साधन संसाधन कम हो जाते हैं। जी तो काफी जो ED के जो रेट्स हैं, वो जो DGP स्टेट के इनपुट देते हैं उस पे होता है। और उस वजह से क्या हुआ, काला धन काफी भारत में पकड़ा गया है। और ये भी होता है कि जो बड़े क्रिमिनल्स होते हैं, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स होते हैं, हम्म, पेशावर क्रिमिनल होते हैं, वो मनी को लॉन्डर करते हैं। हम्म, बेसिकली क्या है, लॉन्ड्री मशीन होती है ना, जी जी काले धन को सफेद धन बनाते हैं। जी तो वो भी DGP जो है बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज मैकेनिज्म्स के साथ बैठ के वो इंश्योर करता है कि ऐसा उसके स्टेट में ना हो। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि 4 साल के कार्यकाल में हमने बहुत केस ऐसे दिए जिनमें बहुत बहुत बड़े सीजर्स हुए। मैं आपको आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। एक हमारा यूनिवर्सिटी का केस हुआ था, जो फेक डिग्रीज का केस था। जी वो मैंने ED को रेफर किया, और ED ने 212 करोड़ की प्रॉपर्टी उसकी सीज और अटैच कर ली। उसने सारा ये काला धन फेक डिग्रीज बेच के कमाया था, और इतना धन कमा लिया था कि एक अन्य राज्य में भी एक यूनिवर्सिटी बना ली थी। तो जी ये लोग, क्योंकि कोर्ट कचहरी में मामले बहुत लंबे चलते रहते हैं, लेकिन जब सीजर और फ्रीजिंग अकाउंट्स होता है, जी उससे ये काफी कंट्रोल में आते हैं। ठीक बात है। पर संजय जी, जब आप एक दबाव में एक आप नेतृत्व करते हैं, क्योंकि कारण क्या है कि जब इस तरह के लोग पकड़े जाते हैं तो इनका एक दबाव जरूर बनता होगा। वो किस एंगल से बने ना बने वो आपने देखना है, पर बनता जरूर होगा। और उसी में ही फिर आपने डिसिप्लिन भी क्रिएट करना होता है। तो वो जो एक्सपीरियंस है उसका कोई एक उदाहरण अगर आप हमें दे पाएं कि जब ऐसा कोई दबाव आप पे हुआ हो और आपने उसको फिर अनुशासन के तौर पे देखते हुए आपने उसको एक मिसाल के तौर पे हम उसको पढ़ सकें या देख सकें, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपका? सौरभ जी, ऐसा है कि वेस्टेड इंटरेस्ट तो बहुत होते हैं इंडिया में, जी और जो अवैध ढंग से पैसे बनाता है उसके जी कॉन्टेक्ट भी बहुत होते हैं। जी तो आपने कहीं हाथ डाल दिया तो आपको दबाव तो आएगा ही। जी दो तीन चीजें बताता हूँ। एक तो अपने फैक्ट्स पे बिल्कुल सही होने चाहिए, जी और आपका जो काम है कानूनी होना चाहिए, गैर जी कानूनी होना चाहिए। क्योंकि गैर कानूनी होगा, आप खुद अगर इन्वॉल्व हो गए उसमें, जी तो फिर फिर तो फंसने के चांस होते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद एक अधिकारी की, DGP रैंक की एक इज्जत बन जाती है कि ये राज्य के हित में
या बाकी हित में अच्छा काम करने वाला है, तो जो सेंट्रल एजेंसीज भी जब भी आप केस रेफर करोगे वो भी बड़े सीरियसली लेते हैं। जी। मैं बताता हूँ, एक हमने केस जैसे हिमाचल में इलीगल माइनिंग है ना, हम्म। जो वो भी बहुत है, क्योंकि वन नदी नाले बहुत हैं, हम्म। अवैध खनन जिसको हिंदी में बोलते हैं। जी। मैंने काफी केस ईडी को रेफर किए, अच्छा। क्योंकि उसमें जो कानून लॉ बड़ा ग्रे था। हम्म। तो एक उसमें केस में ईडी ने 35 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की थी। अच्छा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। ऐसा ही कुछ जो बद्दी, हमारा बद्दी काला आम पोंटा, ये बहुत बड़ा फार्मा हब है एशिया का, जी। और उसको फार्मेसी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। जी। लेकिन उसमें बहुत तो अच्छे हैं, ज्यादा से ज्यादा अच्छे हैं, कुछ अवैध भी काम करते हैं, जैसे ट्रेमाडोल बनाना। ट्रेमाडोल होता है कि नशे की दवाई होता है, जी। जी। उसका भी गलत बनाते थे और उसको पंजाब के बॉर्डर में बेचते थे। वो भी हमने रेड करके ईडी को दिए। उन्होंने बहुत जान मारी ये करके वो करके, लेकिन वी स्टूड आवर ग्राउंड। जी। हम अपने पैरों पे खड़े रहे, हमारा केस बड़ा स्ट्रांग था, और मुझे बड़ी खुशी है कि उसमें भी उनकी काफी प्रॉपर्टी सीज हुई। ये भी होता था, उनको जो प्रॉपर्टी दी थी एक बड़े पॉलिटिशियन ने दी थी, बड़ा आया प्रेशर। हमने बोला सर ये तो कानून बड़ा सीधा है, जी। इसको तो नहीं देनी चाहिए, तो ये तो बिल्कुल ठीक। इसकी प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ है, मैं सौरभ जी बता रहा हूँ, पिछले 10-12 साल से जी। जो अवैध धंधा था, मनी लॉन्ड्रिंग जो थी इंडिया में, जी। जो गलत तरीके से पैसा कमाना, उसको फिर लगाना, कोई फ्रंटेज करना, कोई होटल करना, कोई हॉस्पिटल करना, कोई कॉलेज करना, कोई स्कूल करना, इसके केस काफी कम हो गए हैं। बहुत अब अच्छा। लोगों को पता है कि पैसा कमा के उसको लॉन्डर करना बड़ा मुश्किल है, और जो कानून है अपना काम करेगा, और कानूनी एजेंसी इस पे सख्त कार्रवाई करेंगी। बिल्कुल ठीक बात है ये। आप मैं इस बात को समझ पा रहा हूँ हम्म, कि एक बहुत बड़ा चेंज तो दिखाई दे रहा है हम्म, और समाज उसको काफी हद तक सपोर्ट भी कर रहा है। हम्म, इसी कारण से शायद पुलिस का और समाज का जब इस तरह का समन्वय होता है तो ये चीजें आपके लिए थोड़ी और आसान हो जाती हैं। अब एक विषय संजय जी बड़ा जो अब देख पाते हैं, दैट इज सोशल मीडिया। आज सोशल मीडिया में बहुत चीजें इन्फ्लुएंसिंग के रूप में देखी जा रही हैं। इन्फ्लुएंसर्स भी हैं उसके अंदर। ऐसे मतलब वायरल क्या कहते हैं वीडियोस और इस तरह के वीडियोस, झूठे वीडियोस क्रिएट कर दिए जाते हैं जिससे एक आप कैसे जिसे पीपल्स मैंडेट भी तैयार कर दिया जाता है हाँ और जी। एक आइडिया। तो उन चीजों को भी पुलिस कैसे काउंटर कर पा रही है या पुलिस उसके लिए किस तरह की चीजें देखती है? हाउ पुलिस इज लुकिंग इनटू ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग? और क्या आप समझते हैं कि इसमें कुछ और होना चाहिए? सौरभ जी, ये बिल्कुल सही बात किया है कि जो मीडिया और सोशल मीडिया, इसने तो पूरा नैरेटिव कैप्चर कर लिया। अब आप देखते हो लोग अखबार कम पढ़ते हैं और ये ज़्यादा देखते हैं। और हमने भी देखा कि चलो ये तो हंसी मजाक को तो ठीक है, लेकिन ये सीरियस बिजनेस में चले गए, जी। ये नैरेटिव क्रिएशन में चले गए, जी। किसी की पर्सनैलिटी या जी। किसी की इमेज खराब करने में चले गए। जी। तो हमने बहुत पहले सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, एसएमएम अच्छा। सेल शुरू किया था, जी। अपने सीआईडी में भी, और जी। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर पुलिस स्टेशन में जी। इसको मॉनिटर करते हैं। और इसको मॉनिटर करके फिर हमने उन पे कार्रवाई भी की। और कार्रवाई करने के बाद क्या हुआ, हमने देखा जो अभद्रता, बेसिकली इंडिसेंसी थी, वो काफी कम हुई, और उस पे हम एक्शन लेने लग गए। जी। और सोशल मीडिया इसमें थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हमको फेसबुक पे लिखना पड़ता है, ट्विटर पे लिखना पड़ता है, सारी कंपनी अमेरिका में है, जी। इसमें हफ्ते 2 हफ्ते लगते हैं, लेकिन हम इसको फॉलो करते थे। ठीक है जी। ये बात आपकी सही है कि सोशल मीडिया कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि फॉल्स नैरेटिव, अच्छे अफसरों को टारगेट करना, अच्छे पॉलिटिशियंस को टारगेट करना, गलत खबर देना, ये देना, ये तो हम मॉनिटर करते रहते हैं। एक और बात मैं बताता हूँ आपको, इसका सबसे बड़ा और खतरनाक जो स्वरूप है क्या है, सोशल मीडिया से मोबिलाइजेशन हो जाती है एकदम। जी। अगर आप रिलीजियस लाइन पे दे दोगे, मोबिलाइजेशन हो जाती है एकदम, और लोग एकदम आ जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि मणिकरण एक कुल्लू में जगह है जहाँ गुरु नानक देव जी भी आए थे, वहाँ बहुत एक मशहूर गुरुद्वारा है, जी। साथ के साथ शिव पार्वती का भी मंदिर है। जी। वहाँ कुछ सिख और हिंदू लोगों की लड़ाई हो गई थी। जी। तो नॉर्मल लड़ाई थी, वो सिख टूरिस्ट आए थे, वो आए थे, लेकिन उसको एक कम्युनल फ्लेवर दे के
पंजाब में दे दिया। और जब दिया तो करीब 1 लाख जो मोटरसाइकिल पे सिख लोग हमारे बॉर्डर पे आ गए, चलते हैं हम वहाँ ऐसे जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मैंने डीजीपी पंजाब से बात किया, उसने भी अपील की और मैंने भी अपने ट्विटर पे बोला कि मैं मौके पे जा रहा हूँ, स्थिति कंट्रोल में है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक। फिर वो सिचुएशन डिफ्यूज हो गई। लेकिन आप देखते हो कि जब जब कम्युनल फ्लेवर दे देते हैं, कई बार इंसिडेंट्स हो जाते हैं, मोबिलाइजेशन बहुत फास्ट हो जाती है। और थिकली पॉपुलेटेड एरिया में ये बड़ा बड़ा एक इशू है। और ये पुलिस स्टेशन लेवल पे आज के दिन में तो 1 या 2 जो अच्छे आईटी सेवी जी पुलिस पर्सनल है, पुलिस कर्मी है, इसको मॉनिटर करते हैं। जी क्योंकि कुछ भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक। जहां आप कल्पना नहीं कर सकते वहां हो सकता है। हम्म, और जैसे 2 रिक्शा वालों की लड़ाई हुई, उसको कम्युनल फ्लेवर दे सकते हैं। 2 दुकानदारों की लड़ाई हुई, या दुकानदार या कस्टमर की लड़ाई हुई, उसको कोई भी फ्लेवर दे सकते हो, मोबिलाइजेशन एकदम हो सकती है। तो हमको सोशल मीडिया मॉनिटरिंग तो करनी ही पड़ेगी आगे, और करनी पड़ेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें बड़े अच्छे टूल्स आ गए, जी 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 सॉफ्टवेयर और टूल्स आ गए। वो टूल्स हम रन करते हैं और कुछ एकदम आ जाता है तो हम अलर्ट हो जाते हैं। ठीक है। और ये जो मीडिया कंपनीज भी, यूट्यूब हैं, बाकी भी हैं, ये भी आज के दिन में ऐसे हमने इनको भी एडवाइस किया, भाई आप ऐसा क्यों देते हो। तो ये भी आज के दिन में अलर्ट हो गए, क्योंकि ये पब्लिक गुड में तो है नहीं, जी जन सामान्य के हित में तो है नहीं। जी तो मोबिलाइजेशन ऐसे हो और भगदड़ मचे, कुछ मचे, तो लेकिन ये तो पुलिसिंग के लिए इशू है। आपने अभी पढ़ा होगा कि बेंगलोर में आरसीबी का एक फंक्शन था, कितने हम्म, लोग मरे वहां। बिल्कुल। तो वो तो सारा सोशल मीडिया से मोबिलाइजेशन हुआ। हम्म, और पुलिस तब तैयार नहीं थी, लेकिन लोग ज्यादा हो गए थे। हम्म, तो इसमें स्टैम्पीड होने का खतरा है, कम्युनल फ्लेवर होने का खतरा है, रिलीजियस कास्ट का वो है। हम्म, तो इसको तो बहुत सीरियसली लेना चाहिए, पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है फ्यूचर में। बिल्कुल ठीक बात। मैंने इसीलिए मुझे लगा कि एक जनता से आया हुआ एक फीडबैक था, तो मैं आपसे, और मैं आखिर में आते आते आपसे संजय जी जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब लोगों की जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो उनके जीवन की एक डायरी बन जाती है। हम्म। तो डायरी में एक आध दो किस्से ऐसे होते हैं जो इंस्पायरिंग होते हैं, और वो अगर आप मेरे दर्शकों से शेयर करेंगे तो उनकी लाइफ में भी उनका एक इम्पैक्ट होगा। तो अगर एक आध कोई ऐसा इंसिडेंट आप बताएं तो हमें सभी हमारे दर्शक उसको बहुत सुनना चाहेंगे। देखिए, ये तो बड़ा मुश्किल सा सवाल किया, क्योंकि अ, नहीं मुझे, हाँ, मैं हाँ बताता हूँ आपको। जी ऐसा हुआ कि मैं शायद तभी तभी डीजी बना था, और ये भारत और चीन की बॉर्डर की सिक्योरिटी का इशू था। तो मैं थोड़ा 2 मिनट लूंगा इसको समझाने में। भारत का करीब 3,000 किलोमीटर चीन के साथ लगता है, और उसको एलएसी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और उसमें से 240 किलोमीटर हिमाचल के साथ लगता है। हमारे 2 जिले हैं, किन्नौर, उसका 160 किलोमीटर बॉर्डर है, और स्पीति, लाहौल स्पीति का हिस्सा है, उसका 80 किलोमीटर बॉर्डर है। और हमारे 48 गांव हैं बॉर्डर के साथ, बिल्कुल बॉर्डर के साथ सटे हुए हैं, चीन के बॉर्डर के साथ, जिसमें 36 किन्नौर में है और 12 स्पीति में है। तो 11 अप्रैल 2020 को जो चीन की आर्मी, उसको बोलते हैं पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जी उसका हेलीकॉप्टर 10-15 किलोमीटर अंदर आया। और एक हमारा समदो है एक जगह चीन बॉर्डर के साथ, उसका आर्मी कैंप है, उसके ऊपर 10-15 मिनट ऐसे होवर किया, घुमा, और फिर वापस चला गया। 20 अप्रैल को पीएलए का हेलीकॉप्टर दोबारा एक जगह है कोरिक, वो भी बॉर्डर के नजदीक है, अच्छा जिसपे एक और आर्मी कैंप है, उसके ऊपर घुमा और चला गया। हमने सरकार को, सीआईडी ने रिपोर्ट दी थी, तो उन्होंने भी भारत सरकार को भेज दी। जी लेकिन कुछ हुआ, हमको तो पता नहीं क्या हुआ। लेकिन मैंने अपने गवर्नर साहब को, जो आज हरियाणा के गवर्नर हैं, इनको और सीएम साहब को बोला कि कुछ, चीन शायद कुछ सर्वे कर रहा, कुछ होने वाला है। और 15 जून 2020 को गलवान हुआ। अच्छा गलवान का कितना बड़ा इंसिडेंट हुआ। जी तो गवर्नर साहब ने मेरे को बुलाया,
और बोला कि कुंडू जी इसमें कुछ करिए। मैंने बोला सर ये तो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का मुद्दा है, ये तो आर्मी देखे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आईटीबीपी है, गृह मंत्रालय देखे या विदेश मंत्रालय देखे, जी। राज्य की पुलिस का तो बहुत कम है। कहते नहीं मेरे को आप पे भरोसा है, जी। तो आप कुछ करिए। और मेरे को दिल्ली से भी फोन आए हैं कि भय का वातावरण है। जी। तो मैं अपने हेडक्वार्टर में वापस आया, मैंने सोचा कुछ अधिकारियों से बात की कि क्या करें। जी। फिर यंग आईपीएस ऑफिसर्स जो कमांडेंट थे इंडिया रिजर्व बटालियन को, हमने उनको बुलाया। हमने उनको बोला कि 2 हफ्ते तुम बॉर्डर पे रहो और बॉर्डर गांव में रहो और अच्छा। बॉर्डर देखो अच्छा। और जो वास्तविक स्थिति है उसको वापस रिपोर्ट करो। तो वो रहे। हमारे 240 किलोमीटर बॉर्डर पे 9 दर्रे हैं, 9 पासेस हैं। जी। 9 में से 7 पासेस बहुत ऊंची हैं। ठीक है। 2 शिपकिला और लापचला पे ही क्रॉस कर सकते हैं, बाकी पासेस अनपासेबल है, 19,000 20,000 फुट के ऊपर है। तो उन्होंने 2 सप्ताह वहां लगाए। जब वापस आए तो उन्होंने रिपोर्ट दी, तो हमारे तो आंखें खुल गई। फिर हमने राजभवन में प्रेजेंटेशन की। गवर्नर साहब, सीएम साहब थे, सारे उच्च अधिकारी थे, तो वो देख के हैरान हो गए। फिर एक स्पेशल कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई अगले दिन और पूरे कैबिनेट को हमने ब्रीफ किया जो वास्तु स्थिति है हमारे चीन के साथ बॉर्डर। तो गवर्नर साहब ने बोला कि ये तो चलो है, इसका समाधान क्या है। तो समाधान बोला आप लिखिए कुंडू जी। तो 12 हमने पॉइंट लिखे कि हमारा चीन के साथ रोड कनेक्टिविटी बड़ी पुअर है, कम्युनिकेशन बड़ी पुअर है, ठीक है, कोई एयर डिफेंस इतना अच्छा नहीं है, जो फौज है कम है वहाँ, और लोग वहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बॉर्डर पे कम है। ऐसे 12 पॉइंट लिखे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे गवर्नर साहब और सीएम साहब का तत्कालीन। उन्होंने भारत सरकार के बड़े सीरियसली लिया अच्छा। और हाईएस्ट लेवल पे लिया। जी। और जो भी फिर ऐसा हुआ कि स्थिति तनावपूर्ण थी तो हम इंटेलिजेंस बड़ी हाई लेवल की कलेक्ट करते थे और ये दिल्ली में पहुंचाते थे। और आज 5 साल हुए, मुझे बड़ी खुशी है, पूरे बॉर्डर पे रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई, चीन तक बड़ी फर्स्ट क्लास रोड हो गई। जी। और कम्युनिकेशन, मोबाइल सब जगह चल गया, रेडार्स आ गए, उस पर पूरा काम हुआ। जी। और एक विषय रह गया था कि डीपॉपुलेशन ना, पलायन फिर भी हो रहा था। अच्छा। पलायन इसलिए हो रहा था कि बॉर्डर पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम थी। जी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज इसलिए कम थी क्योंकि जो हमारे डेवलपमेंट के नॉर्म्स हैं वो पॉपुलेशन बेस्ड हैं। ठीक है जी। क्योंकि आप पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, डीटीएच की सुविधा, स्कूल की सुविधा तब देते हो जब एक कुछ संख्या हो लोगों की। वहां तो बॉर्डर के पास विलेजेस बड़े कम हैं। तो वो फिर दोबारा हमने सीएम साहब और गवर्नर साहब को बोला, दिल्ली गए और 2022 के बजट में मेरे को बड़ी खुशी है, जी। एक जो वित्त मंत्री बजट पढ़ते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थी, फाइनेंस मिनिस्टर्स बजट स्पीच, उसमें पैरा 59 था, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। जो हमने स्वरूप दिया था उसी में ये लिखा कि हमारे चीन के बॉर्डर के साथ जो गांव डीपॉपुलेट हो रहे हैं, जिसे पलायन हो रहा है, उसमें पॉपुलेशन नॉर्म नहीं रहेंगे, ठीक। उनको हम इकोनॉमिकली डेवलप करेंगे। और भारत सरकार ने 1500 करोड़ रुपए उसके लिए हर साल अब दे रही है। क्या बात। ना केवल पैसा दे रही है, उन्होंने मंत्रियों की ड्यूटी लगाई केंद्र में। हर महीने आप जाएंगे और स्कीम को देखेंगे, उच्च अधिकारियों की स्कीम लगाई। और आज अगर हमारा चीन के साथ बॉर्डर अगर सुरक्षित है, उसमें हमने 5 साल पहले जो गवर्नर साहब और सीएम साहब के मार्गदर्शन में काम किया, वो आज बड़ा काम आया है। और मुझे बड़ी खुशी है, गवर्नर साहब जो बंदारू दत्तात्रेय जी है, उन्होंने अपनी आत्मकथा में इसका उल्लेख किया है और उनका बड़ा योगदान रहा। जयराम ठाकुर साहब का बहुत योगदान रहा। और हम एज फुट सोल्जर हम जो काम कर सकते थे किया हमने। लेकिन आज अगर आप नेशन बिल्डिंग की बात करते हो, नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हो, मेरे को लगता है एक ये काम जो हमने किया उससे मुझे बहुत खुशी, दिल दिल में और तहे दिल से खुशी हो रही है। नहीं, हमें भी ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है संजय जी कि आपका किया हुआ कंट्रीब्यूशन का कारण क्या होता है। सेटिस्फेक्शन तब मिलती है जब आपका कोई काम समाज के काम आए, देश के काम आए।
तो आज अगर देश उस पोजीशन पे आ पाया, तो ये मैं मान के चलता हूँ आपका एक इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हम तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहते हैं, जो जबकि ये आपका काम था, आपने किया, पर ये देश के काम आया, देश को ये सोच बनी और वहाँ पे एक काम हो पाया, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं आखिर में, क्योंकि आपने हिमाचल के बारे में बहुत कुछ कहा, पर आपका कुछ टेन्योर हरियाणा में भी रहा है, तो हाँ हरियाणा का एक्सपीरियंस, हरियाणा की पुलिसिंग का एक्सपीरियंस, क्योंकि आप शायद 2 या 3 जिले में हाँ एसपी भी रहे हैं और फिर आप एडीसी टू गवर्नर भी रहे हैं, तो एक छोटा सा एक्सपीरियंस हरियाणा का भी आप हमसे शेयर कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। देखिए, हरियाणा की जो पुलिसिंग है रफ एंड टम्बल है। बेसिकली यहाँ रफ पुलिसिंग है। और जब क्या उनका बोलने का तरीका ऐसा है, ऐसा लगता है कि तो कर्टसी थोड़ा बैक स्टेज लेती है। और ठीक बात। लेकिन अपना प्रोफेशनल काम करती है। और अच्छे लंबे चौड़े यहाँ जवान हैं। और फिट पुलिस है। और यहाँ हरियाणा ने ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो बहुत की है। और यहाँ नेटवर्क रोड्स रेलवेज का और इंडस्ट्रीज का फार्म्स का काफ़ी हुआ है। और जनसंख्या भी काफ़ी बढ़ी है क्योंकि लोग बाहर से आके बसते हैं। अ, हरियाणा का क्राइम का पैटर्न और हिमाचल के क्राइम का पैटर्न में फ़र्क है। और हिमाचल का जो, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के साथ बॉर्डर लगता है और चीन के साथ बॉर्डर लगता है, उसका प्रोफाइल थोड़ा अलग है। हरियाणा का बॉर्डर लगता है यूपी के साथ। यूपी में क्राइम काफ़ी ज़्यादा है। हरियाणा का बॉर्डर लगता है पंजाब के साथ। एक अलग तरह की टेररिज्म की प्रॉब्लम थी वहाँ। हरियाणा का बॉर्डर दिल्ली के साथ लगता है। और फिर राजस्थान के साथ रहता है। राजस्थान के साथ तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बॉर्डर नहीं है, लेकिन जैसी लोकेशन होती है, लोग ऐसे होते हैं, जोग्राफी होता है, उसके हिसाब से क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर का पैटर्न अलग होता है। तो यहाँ पैटर्न अलग है। और इसको डील करने के लिए जो पुलिसिंग के एलिमेंट्स या फंडामेंटल्स हैं, वो थोड़े अलग होते हैं। हिमाचल में जैसे अलग है। हिमाचल में ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत बड़ा इशू है। रोड एक्सीडेंट्स बहुत बड़ा इशू है। तो दोनों जो स्टेट्स हैं, इनकी जो पुलिसिंग का फ्लेवर है थोड़ा अलग अलग है। जी। और यहाँ भी मेरे को काम करने में बहुत मज़ा आया। और हिमाचल में भी बहुत मज़ा आया। और अच्छे लोगों से संपर्क रहा। और कुल मिला के मैं करीब 1 साल मेरे को रिटायर हुए हो गया। मैं बड़ा आनंद मैं या मतलब आई एम फीलिंग डिलाइटेड कि आई कुड सर्व माय कंट्री, कुड सर्व द स्टेट एंड सर्व द पीपल। लोगों की सेवा, राज्य की सेवा, समाज की सेवा कर पाए। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे, संजय जी, आप आज हमारे पॉडकास्ट में आए। इट वाज वंडरफुल स्पीकिंग टू यू, योर एक्सपीरियंस। एंड आई थिंक जो भी मेरे दर्शक हैं, आपसे रूबरू जब होंगे तो बहुत आपके इस एक्सपीरियंस का आनंद लेंगे। और आपने हमारे लिए समय निकाला, हम आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। नमस्कार। सौरभ जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। वैसे तो हम मित्र हैं, हाँ, लेकिन आपके साथ गप मारने में, घूमने में बहुत मजा आता है। ये लेकिन एक अलग अनुभव था आपके साथ पॉडकास्ट। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपके साथ मैं कुछ समय बिता पाया। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार।